In the last session we were discussing anxiety disorder and anxiety disorder में हमने GAD डिस्कस किया था, फोबियाज डिस्कस कर ही रहे थे जब इट एंडेड, तो हम फोबिया से दोबारा स्टार्ट करते हैं. फोबिया कम्स अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक कैटेगराइजेशन है. फोबिया होता क्या है? फोबिया इज एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन और एक्टिविटी. किसी भी ऐसे पर्सन, सिचुएशन या ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी से जब बहुत ज्यादा इंटेंस फेयर होने लगता है एक इंसान को, तो उसको फोबिया कहते हैं. एंड इट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑब्जेक्ट पोजेज लिटिल टू नो डेंजर. उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो कोई एक्चुअल डेंजर पोजेस कर सके या कॉज कर सके. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई. अब जिसको भी किसी चीज का फोबिया होगा तो वो उस चीज को अवॉइड करेगा ना, तो इट लीड्स टू द फियर लीड्स टू अवॉइडेंस बिहेवियर. सपोज किसी को कैट का फोबिया है तो वो कैट्स को अवॉइड करेगा, तो फोबियाज लीड टू अवॉइडेंट बिहेवियर. अब फोबिया 3 तरह के होते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया हो गया, सोशल फोबिया हो गया, अगोराफोबिया हो गया. स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है? हाईली इरेशनल फियर किसी पर्टिकुलर टाइप के एनिमल या स्पेस से. ठीक है, बहुत ज्यादा इरेशनल फियर किसी एनिमल या किसी स्पेस, टाइप ऑफ स्पेस से. इसके 3 एग्जांपल्स हैं. अरेक्नोफोबिया जो कि फियर ऑफ स्पाइडर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जो कि क्लोज स्पेस में जब होते हैं हम तो उसमें घबराहट और घुटन होने लगती है, तो क्लोज स्पेस फेबिया होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा क्लॉस्ट्रोफोबिया. और एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ हाइट्स. ठीक है, इसमें एक अगोराफोबिया भी है. अगोराफोबिया इज फियर ऑफ ओपन स्पेसेस या फियर ऑफ अनफेमिलियर स्पेसेस, तो अगोराफोबिया हो गया. फिर हमारा सोशल फोबिया. सोशल फोबिया हमारा सेकंड टाइप ऑफ फोबिया है. जब हम पब्लिक में जाने से या पब्लिक में लोगों से डील करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, एम्बेरस फील करते हैं, तो वो हमारा सोशल फोबिया हो गया. तो इट इज डिफाइंड एज द फीलिंग ऑफ इंटेंस फियर एंड एम्बेरसमेंट व्हेन डीलिंग विद अदर्स इन पब्लिक. ठीक है, देन वी हैव अगोराफोबिया. अगोराफोबिया क्या है? अगोराफोबिया इज फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन. जब हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अनफेमिलियर सिचुएशन में एंटर करते हैं और उस चीज का हमें डर लगता है, या ओपन स्पेसेस का डर लगता है, हमें घर से निकलने में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो वो अगोराफोबिया हो गया. ठीक है, ये तीनों समझ आए. फोबिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? अब इसमें ये तुम्हें नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. फोबिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में हमारे सिम्टम्स को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल. फिजिकल सिम्टम्स में आ गया स्वेटिंग. स्वेटिंग मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना आने लगेगा. ट्रेम्बलिंग, हाथ पैर शेक करने लगेंगे जब घबराहट होती है. रैपिड हार्ट बीट. रैपिड हार्ट बीट मतलब हार्ट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस धीरे धीरे आएगी और रुक रुक के आएगी. और डिजीनेस, ऐसे चक्कर से आने लगेंगे. इमोशनल में क्या होगा? ओवरवेलमिंग एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी, पैनिक होने लगेगा. बिहेवियर में हम उस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड करने लग जाएंगे. तो ये हमारे सिम्टम्स हो गए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सिम्टम्स है हमारे. फिर हमारा थर्ड डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर. ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आता है. पैनिक अटैक की डेफिनेशन क्या है? पैनिक अटैक कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी. रिकरेंट एंजाइटी मतलब जो बार बार होती है, रीअकरिंग. रिकरेंट इज रीअकरिंग. ठीक है, एंजाइटी अटैक्स. अब ये जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो इसके अंदर एक अब्रप्ट सर्च ऑफ इंटेंस एंजाइटी हो जाती है. एकदम से एंजाइटी हमारा बहुत पीक पे चला जाता है और पर्टिकुलर स्टिमुलस के बारे में हम सोचने लगते हैं. ठीक है, तो पैनिक अटैक आर इंटेंस एपिसोड ऑफ फियर और डिस्कम्फर्ट दैट पीक्स विद इन मिनट. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पैल्पिटेशन, रैपिड हार्ट रेट, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग या शेकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीलिंग ऑफ चोकिंग, ऐसा लगेगा कि बार बार हम चोक कर रहे हैं. चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, नोजिया, डिजीनेस, चिल्स और हॉट फ्लैशेस. बहुत ऐसे ठंडा सा फील होगा या फिर हॉट फ्लैशेस आएंगे. नमनेस, टिंकलिंग सेंसेशन, स्किन पे ऐसा लगेगा कि कोई कुछ चुभा रहा है. फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, खुद से हमें लगेगा कि हम डिटैच हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं. बहुत पेनफुल सी फीलिंग होती है. फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, ऐसा लगेगा कि हमारा किसी चीज के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहा है. एंड फियर ऑफ डाइंग. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक. अब पैनिक अटैक में रेकरेंट अटैक एक बहुत की टर्म है. रेकरेंट अटैक मतलब इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस रिपीटेड पैनिक अटैक. बार बार इनको पैनिक अटैक आते रहते हैं और ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होते हैं. आप बिना किसी ऑब्वियस ट्रिगर के होते हैं. कोई ऐसा ट्रिगर नहीं होता, कभी भी आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज के प्रेजेंट में होंगे. रैंडमली किसी भी टाइम कुछ भी करते टाइम पैनिक अटैक्स आ सकते हैं.
फिर है हमारा परसिस्टेंट कंसर्न, अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमेशा इस डर में रहेगा ना कि कभी उसको पैनिक अटैक ना आ जाए। कोई काम करते टाइम वो हमेशा ये सोचेगा कि यार पता नहीं मुझे दूसरा अटैक कब आ जाएगा, तो हमेशा वो एंटिसिपेट करता रहता है, डर लगता रहता है उसको। और जहाँ इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ उनको पिछली बार पैनिक अटैक आए थे वो उन प्लेसेस को या स्पेसेस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उस जगह पे जाके कहीं दोबारा से ना आ जाए, और ये हमारी फंक्शनिंग को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो दिस वाज पैनिक अटैक। फिर है हमारा एक एग्जाम पैनिक अटैक का, ये तो ट्रीटमेंट है, ये पढ़ने की जरूरत है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पैनिक अटैक का एग्जाम्पल हो गया, पर्सन विद पैनिक डिसऑर्डर मे हैव देयर फर्स्ट अटैक व्हाइल ड्राइविंग, पहली बार उसको ड्राइव करते हुए आया, लीडिंग टू एक्सट्रीम फेयर एंड फिजिकल सिम्टम्स। अब उसको उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लगने लगा, फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगे। अब अगर किसी को ड्राइव करते टाइम पैनिक अटैक आया ना, तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में पड़ जाती है। तो उस सिचुएशन में चांसेस है कि उस इंसान को ड्राइविंग से भी डर लगने लगेगा, वो ड्राइविंग को भी अवॉइड करने लगेगा, तो इट लीड्स टू अवॉइडेंस बिहेवियर। ठीक है। फिर वी हैव सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर का फोर्थ पार्ट है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर नाम से जैसे पता चल रहा है कि उस इंसान को सेपरेट होने की वजह से एंजाइटी होने लगती है, सेपरेट होने का सोच के एंजाइटी होने लगती है। ठीक है। तो जिन लोगों को एसएडी होता है, दे आर फियरफुल एंड एंशियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर, अपने अटैचमेंट फिगर से, वो उसका पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी उनका अटैचमेंट फिगर है उससे उनको सेपरेट होने की चिंता होती रहती है हमेशा, कि मैं कहीं उससे सेपरेट ना हो जाऊं, अलग ना हो जाऊं, और उस बारे में वो हमेशा डरे रहते हैं। और दिस इज डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट। डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दिस इज द की टर्म्स। अगेन, तुम जब आंसर्स लिखोगे अपने एग्जाम में तो तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट यू नीड टू यूज द की वर्ड्स और टेक्निकल टर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ये डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज दिस डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट कीवर्ड। सो जब भी इसकी डेफिनेशन लिखो ऐसे लिख देना कि एसएडी इज अ डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज फेयरफुल एंड एंशियस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट फिगर टू एन एक्सटेंट ऑफ बीइंग डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट। अब डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट हो क्या क्या है? डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट मतलब, सोचो एक 4 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी मार्केट जा रही है, और वो मार्केट जाने के टाइम उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी उससे अलग हो रही है, तो उस टाइम पे उसका रोना या एंट्रेंस थ्रो करना या डर लगना या एंशियस होना नॉर्मल है, क्योंकि वो उस स्टेज में है, वो उस एज में है ना। बट अगर एक 40 इयर्स का इंसान अपनी मदर से सेपरेट होने पे ऐसे रोने लगे, टैंट्रम्स थ्रो करने लगे, उसको पैनिक आने लगे, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, है ना। डेवलपमेंट मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग वो चीज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में वो इतना ज्यादा एंशियस और फेयरफुल हो जाते हैं कि इट इज डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट, वो उसकी एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। दे मे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी बीइंग इन the room by themselves or going to school alone or are fearful of entering new situation। अब ऐसी situations में क्या होता है, जो उनका attachment figure है, attachment figure कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो जो भी उनका अटैचमेंट फिगर है उनसे वो अकेला या दूर नहीं रह सकते, और उनको अकेले कहीं भी जाने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा है तो वो अकेले स्कूल नहीं जाना चाहेगा, उसको नई सिचुएशंस में एंटर करने में डर लगेगा, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पीछे 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 घूमता रहेगा, उसको हमेशा शैडो करता रहेगा। तो दीज आर की इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई और डायग्नोज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर उस पर्सन को अगर उस अटैचमेंट फिगर से अलग करोगे, जिसको एसएडी है उसको उसके अटैचमेंट फिगर से अलग करोगे, तो वो बहुत ज्यादा फज शो करेगा, स्क्रीम करेगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, और सुसाइडल जेस्चर्स भी आ सकते हैं इन सीवियर केसेस। तो दिस वाज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इन सम केसेस फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, अगर कोई पर्सन अपने अटैचमेंट फिगर से बिल्कुल अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर भी सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे फिजिकल डिसऑर्डर डिजीज के, जैसे स्टमक अपसेट हो गया, फीवर आ गया, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है जब बहुत सीवियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर खत्म हो चुका है। ये इसके सिम्टम्स है, सिम्टम्स देख लो। नंबर 1 इज एक्सेसिव वरी, नंबर 2 इज रिलक्टेंट टू बी अलोन, हमेशा वो बहुत ज्यादा चिंता करेगा। दूसरा है कि वो अकेला नहीं रहना चाहेगा। चिंता भी किस बात में करेगा? अबाउट लूजिंग दैट अटैचमेंट फिगर, उसको हमेशा इस बात की चिंता होगी कि कहीं ये पर्सन मुझसे सेपरेट ना हो जाए। जैसे कि अगर किसी का कोई फ्रेंड है, वो ही उसका अटैचमेंट फिगर है, तो वो हमेशा उस फ्रेंड से दूर होने के बारे में सोचता रहेगा कि अगर वो मुझसे दूर हो गया तो क्या होगा। अब ऐसे केस में वो अकेले भी नहीं रहना चाहेगा, अगर वो फ्रेंड को किसी और के साथ देखेगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। फिजिकल सिम्टम्स भी होने लग सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, और नाइटमेयर्स, कई बार सपने आने लगते हैं कि उससे अलग हो जाऊंगा तो मैं क्या होऊंगा, इस चीज के, और स्ट्रेस होता है सेपरेशन के टाइम पे। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट।
अब ये उसी का एक समरी सॉर्ट ऑफ है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर हमने 4 डिसऑर्डर्स पढ़े, जनरलाइज्ड, पैनिक डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर दी हुई है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म एक डिसऑर्डर है जो कि तब होता है जब हम कभी बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं या बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं या किसी ट्रॉमा में होते हैं। और ये एक बस उसी म्यूटिज्म की केस स्टडी है जो बुक के अंदर नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर है, तो यू कैन रीड दिस। सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता कब है? जब इंसान एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ नहीं बोल पाता। देन वी हैव ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी क्या होता है? अब इसका एक वेग आइडिया हम सबको ही है ना, हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि जो ओसीडी है, इसको ओसीडी है, इसको चीज जगह पे रखने की बीमारी है तो इसको ओसीडी है। बट ओसीडी होता क्या है? ओसीडी के हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्सेसिव और कंपल्सिव। ऑब्सेसिव और कंपल्सिव में डिफरेंस क्या है? ऑब्सेसिव जो होता है, इट इज एन इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग। इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग मतलब वो पर्सन किसी पर्टिकुलर आइडिया के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में सोचना रोक ही नहीं पा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली उसी चीज के बारे में सोचता जा रहा है। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग। देन वी हैव कंपल्शन। कंपल्शन मतलब नीड टू परफॉर्म अ सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार एक ही बिहेवियर करने की चाह या जरूरत। ठीक है, तो ओसीडी दोनों को अगर मिला देंगे हम, ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों को मिला देंगे, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अनएबल टू कंट्रोल देयर प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक आइडियाज और अनएबल टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम रिपीटेडली कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स। ठीक है, तो इसमें इतना ध्यान रखना कि जो हमारा ऑब्सेशन है वो है थॉट और कंपल्शन है हमारा बिहेवियर। तो अगर कोई सोच रहा है किसी चीज के बारे में, सिर्फ सोच रहा है, कर नहीं रहा, तो वो ऑब्सेशन हो गया। और अगर वो कर भी रहा है, उस पर एक्ट भी कर रहा है, तो वो हमारा कंपल्शन हो गया। ठीक है, ऑब्सेशन इज थॉट, कंपल्शन इज बिहेवियर। अब इसके टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं हमारे। होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्राइगोटिलोमेनिया जिसको हम हेयर पुलिंग कहते हैं, इसमें जो पर्सन है वो बार बार अपने बाल खींचता रहता है। और एक्सकोरिएशन, स्किन पिकिंग, वो हमेशा अपने स्किन को पिक करता रहता है या खोदता रहता है, उसको छीलता रहता है। ओसीडी की डेफिनेशन यहाँ पे फिर से एक और आ गई कि इट इज अ हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग लास्टिंग इंट्रूसिव थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। ओसीडी में क्या होता है? एक तो थॉट्स होते हैं और दूसरा हमारा रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। थॉट्स को हम ऑब्सेशन बोलते हैं, बिहेवियर को हम कंपल्शन बोलते हैं, और ये दोनों साथ में आते हैं ताकि डिस्ट्रेस कम हो सके। अब इसके फीचर्स क्या है? एक तो रिकरेंट थॉट होगा, दूसरा कंपल्शन होगा। सपोज किसी को हैंड वॉश करने की, किसी को क्लीनलीनेस का ओसीडी है कि उसको हमेशा अपने हाथ साफ करने हैं, तो उसके माइंड में थॉट क्या आएगा? थॉट ये आएगा कि मैं कुछ भी छू रहा हूँ तो मेरे हाथ में जर्म्स लग रहे हैं। और कंपल्शन मतलब बिहेवियर क्या होगा? अब जर्म्स लग रहे हैं तो उस डिस्ट्रेस को कम करने के लिए बार बार हाथ धोएगा। तो ऑब्सेशन इज थिंकिंग अबाउट जर्म गेटिंग germs on their hands और compulsion is washing hands। ठीक है, अब ये ओसीडी जो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि पूरे दिन का वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट हमारा उसी काम करने में चला जाता है। ठीक है, और ये डिस्ट्रेस कॉजिंग भी होता है। फिर ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केस स्टडी है। केस स्टडी में वही जर्म वाला एग्जांपल लिखा है कि अ पर्सन विद ओसीडी माइट हैव एन ऑब्सेशन और फियर ऑफ जर्म्स, एज अ रिजल्ट दे माइट एंगेज इन कंपल्सिव बिहेवियर सच एज वॉशिंग हैंड्स और अवॉइडिंग पब्लिक स्पेसेस यूजिंग हैंड सैनिटाइजर मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे। किसी को अगर जर्मोफोबिया है, किसी को फियर ऑफ जर्म्स है, तो वो बार बार क्या करेगा? पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करेगा, हैंड वॉश करेगा एक्सेसिवली, हैंड सैनिटाइजर यूज करेगा एक्सेसिवली, और ये एक्टिविटी है उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कि अगर किसी को हैंड वॉश करने हैं, वो कुछ भी काम कर रहा है हैंड वॉश कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है हैंड वॉश कर रहा है, तो एक तो उसके हाथ खराब हो जाएंगे, दूसरा वो बहुत टाइम लगाएगा, हर चीज को करने में ओवर लॉन्ग टाइम लगाएगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट वी हैव पीटीएसडी। पीटीएसडी सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी खत्म हो गया, ओसीडी खत्म हो गया। पीटीएसडी में क्या होता है? पीटीएसडी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये रहा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं पीटीएसडी। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर एंड अ मेजर एक्सीडेंट, या और भी कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस केस में हमें जो ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा की वजह से जो स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से डिजीज होते हैं, उसको बोलते हैं पीटीएसडी।
पीटीएसडी के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स वैसे जनरली वेराई करते हैं, मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होंगे। जनरल सिम्टम्स यही होते हैं कि रेकरेंट ड्रीम्स, उस पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बारे में या उससे रिलेटेड सिमिलर इंसिडेंसेस के बारे में बार बार उसको सपने आएंगे, फ्लैशबैक्स आएंगे, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमारा लो हो जाता है और इमोशनली वो पर्सन नम हो जाता है, किसी भी टाइप का इमोशन फील ही नहीं करता। ठीक है, देन वी हैव इसके अंदर दो टाइप के और डिसऑर्डर आते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बुक के अंदर, जस्ट नाम लिखे हुए हैं, तो मेक श्योर इसको याद कर लेना कि इसी कैटेगरी में ये दोनों डिसऑर्डर आते हैं, एडजस्टमेंट और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर पीटीएसडी जो होता है वो तब होता है जब एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू एन ट्रॉमेटिक इवेंट। अब वो ट्रॉमेटिक इवेंट कोई सीरियस इंजरी हो सकती है, वायलेंस हो सकता है किसी भी टाइप का, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम्स होंगे? सीवियर एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी के साथ साथ हमारे सीवियर एंजाइटी हो गई, फ्लैशबैक्स हो गए, नाइटमेयर्स हो गए, अनकंट्रोलेबल थॉट हो गए, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उससे रिलेटेड सिचुएशन के बारे में इंसान सोचना नहीं रोक पा रहा, अनकंट्रोलेबली उसके बारे में सोच पा रहा है, बार बार वो चीज़ याद आ रही है फ्लैशबैक के फॉर्म्स में, या रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, री एक्सपीरियंसिंग सिम्टम एक इसका ये भी है, री एक्सपीरियंसिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशबैक एंड नाइटमेयर्स। अभी अभी देखा हमने हाइपर अराउजल। हाइपर अराउजल मतलब हमेशा वो हाइपर एक्टिव स्टेट में रहता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोने में डिफिकल्टी होती है, और एक्सेजरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, मतलब वो हर बात पे चौंक जाते हैं या डर जाते हैं। एंड नेगेटिव मूड, परसिस्टेंट नेगेटिव मूड रहता है, डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से डिटैच रहते हैं। इमोशनल नमनेस, वन ऑफ द की फैक्टर्स और इंडिकेटर्स ऑफ पीटीएसडी। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हमारी केस स्टडी एक एग्जाम्पल है, इसको जरूर पढ़ लेना। अ पर्सन हु सर्व्ड इन कॉम्बैट विटनेस इंटेंस वायलेंस माइट एक्सपीरियंस पीटीएसडी। कोई ऐसे सीरियस आर्मी मिशन पे रहा हो या सीरियस कॉम्बैट में रहा हो जिसने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस एक्सपीरियंस किया हो, तो उसको पीटीएसडी हो सकता है। पीटीएसडी किस फॉर्म में? उसको ब्लास्ट की या फायरिंग की बार बार आवाज़ें आएंगी, मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ को वो अवॉइड करेगा, या इमोशनली वो पर्सन नम हो जाएगा, तो पीटीएसडी डन। ठीक है, अब वी हैव सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर की डेफिनेशन ये रही। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वो कंडीशन होते हैं जहाँ पे इंसान को फिजिकल सिम्टम्स फील होते हैं विदाउट एनी मेडिकल कॉज, मतलब कोई कॉज नहीं है बट उसको फिजिकल सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख रहे हैं कि मेरे हाथ में पेन हो रहा है, बट उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती साइंटिफिकली, एक्सरे कराया कुछ भी नहीं आया, मेडिकली कुछ भी नहीं आया, बस फिजिकल सिम्टम है। एंड दिस इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर रिलेटेड टू सोमैटिक सिम्टम्स। अब अगर किसी को ये डिसऑर्डर है तो वो बार बार अपने फिजिकल सिम्टम्स के बारे में सोचेगा और उसी से रिलेटेड बिहेवियर करेगा। इसके अंदर फर्दर वी हैव थ्री टाइप्स में पहला है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सेकंड वी हैव इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं, इफ यू रिमेंबर चैप्टर 2 में भी था ये ब्रीफली, एंड देन वी हैव कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। पहले तो इसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जनरल सिम्टम्स आर पेन, फटीग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, पेन किसी भी बॉडी पार्ट में थका थका सा लगेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और अनएक्सप्लेन्ड बिना किसी रीजन के हमारे बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हमारे इमोशनल में कैसे दिखेगा? एंजाइटी होगी, हेल्थ के बारे में चिंता होगी, तो प्री ऑक्यूपेशन विद हेल्थ कंसर्न। और बिहेवियर क्या होगा? अब मुझे कोई डिजीज होने के ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई डिजीज है, तो मुझे उसकी वजह से टेंशन हो रही है, और टेंशन की वजह से मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो फ्रीक्वेंट डॉक्टर विजिट्स, या फिर बार बार मेडिकल टेस्ट कराना कि नहीं मुझे कुछ तो है, टेस्ट में वो आ नहीं रहा। अब हम कैसे स्पॉट कर सकते हैं इसको? तो कोई अगर बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपने फिजिकल सिम्टम्स पे, या हमेशा डरा डरा सा रहता है कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, तो ये उसके साइंस हो सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी ये रही, इसको रीड कर लेना, बुक में है। अब यहाँ पे हमारा है समराइजेशन तीनों डिसऑर्डर्स के जो सोमैटिक सिम्टम के अंदर आते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर पहला होता है जिसके अंदर पर्सन एक्सपीरियंसेस बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, बिना किसी मेडिकल कंडीशन के उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब वो दिख भी जाता है कई बार फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में, जैसे हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, कोई ना कोई फिजिकल सिम्टम देगा, बट उसका कोई मेडिकल रीजन नहीं होता। दूसरा है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, नाम से पता चल रहा है इलनेस के बारे में एंजाइटी। दिस पर्सन experiences worry about possibility of developing a serious medical condition, उसको हमेशा इस बात की टेंशन होती है कि उसको कहीं ना कहीं कोई बीमारी होने के चांसेस हैं, मतलब उसको कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज फ्यूचर में हो सकता है। इसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बोलते हैं। एंड देन वी हैव थर्ड कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, मतलब इसके अंदर
उस पर्सन में क्या होता है, मोटर या सेंसरी फंक्शन का लॉस हो जाता है। मोटर मतलब हाथ पैर जो हमारे मूव करते हैं वो मोटर फंक्शनिंग हो गई। सेंसरी मतलब हमारे आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, ये सारे जो काम करते हैं वो सेंसरी फंक्शन हो गया। तो इनमें से किसी चीज का लॉस होता है, दैट हैज नो फिजिकल कॉज, बट उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं होता, ये किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोटर या सॉरी कन्वर्जन डिसऑर्डर। जैसे किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, तो वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। सोमैटिक 3 डिसऑर्डर्स हैं इसके अंदर। फिर है हमारा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है, डिसरप्शन और ब्रेक डाउन इन मेमोरी, मतलब उसकी मेमोरी जो होती है वो डिसरप्ट होती रहती है, कॉन्शियसनेस डिसरप्ट होती रहती है, आइडेंटिटी डिसरप्ट होती रहती है और परसेप्शन डिसरप्ट होती रहती है। तो ऐसा जो पर्सन रहता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसको ये नहीं समझ आता कि कब उसकी मेमोरी किस वजह से चली गई, आइडेंटिटी उसकी कौन सी कब थी, कौन सी कब है। और ये भी किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से ही होता है एज डिफेंस मैकेनिज्म। हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि देयर आर सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म जो हम एंजाइटी को कम करने के लिए फॉलो करते हैं। तो जब किसी को कोई ट्रॉमा होगा तो उस ट्रॉमा की वजह से एंजाइटी होगी, अब उस एंजाइटी को कम करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेंगे जो कि एक डिसऑर्डर के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, अब डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इन्वॉल्व डिसकनेक्शन बिटवीन थॉट आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस एंड मेमोरी। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे थॉट्स, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कॉन्शियसनेस और हमारी मेमोरी, इन सब में एक डिसकनेक्शन हो जाता है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, तो वो हमारा हो गया डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। अब ये माइल्ड टू सिवियर रेंज हो सकती है, मतलब एक स्केल है यहाँ पे, माइल्ड टू लो टू हाई, इस रेंज में, इस स्केल में कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। डिसोसिएशन एक्ट्स एज साइकोलॉजिकल स्केप। अब ये जो है डिसऑर्डर जो है ये एक साइकोलॉजिकल स्केप की तरह काम करता है जिसमें अ पर्सन माइट फील डिटैच फ्रॉम रियलिटी, उसको रियलिटी से बिल्कुल अलग सा फील होगा। ठीक है, सेपरेट फील होगा, उसको लगेगा कि वो रियलिटी का पार्ट ही नहीं है। अब इसमें तुम्हारे 3 डिसऑर्डर्स हैं, एक है डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, देन वी हैव डिसोसिएटिव एमनेशिया और डीपर्सनलाइजेशन। डीआईडी इज DID was previously known as multiple personality disorder. Multiple personality जिसके अंदर एक से ज़्यादा personality होती है. So it is characterized by presence of 2 or more distinct personal और पर्सनालिटी स्टेट्स और आइडेंटिटी विद इन अ सिंगल पर्सन। एक ही पर्सन है, उसके अंदर आइडेंटिटी बहुत सारी है, मल्टीपल है, 2 या 2 से ज़्यादा है, तो वो हमारा हो गया डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब इसके अंदर जो है सारी आइडेंटिटी की मेमोरी अलग होती है, सारी आइडेंटिटी का बिहेवियर अलग होता है, वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद वर्ल्ड अलग होता है। तो जब एक आइडेंटिटी डोमिनेंट है तो वो आइडेंटिटी अलग तरीके से एक्ट करेगी, और जब दूसरी आइडेंटिटी डोमिनेंट है तो वो आइडेंटिटी दूसरे तरीके से एक्ट करेगी। तो सपोज मैं हूँ और मेरे अंदर 2 आइडेंटिटी है, एक मेरी खुद की आइडेंटिटी है और किसी और दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी है। तो जब मेरी आइडेंटिटी डोमिनेंट है तो ये अपनी मेमोरीज बना रही है। ठीक है, अब जब सेकंड आइडेंटिटी डोमिनेंट हुई ना तो इसे इस टाइम का, इससे पहले जब मेरी आइडेंटिटी डोमिनेंट थी तब का कुछ याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसमें मेमोरी गैप्स होते हैं। मेमोरी गैप्स क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दूसरी आइडेंटिटी एक्टिव थी। ठीक है, फिर हमारा डिसोसिएटिव एमनेशिया। डिसोसिएटिव एमनेशिया इज इनएबिलिटी टू रिकॉल important personal information usually related to traumatic or stressful event। जब हम किसी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, तो दैट इज डिसोसिएटिव एमनेशिया, मतलब भूलना। एंड डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन को हम डी रियलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब रियलिटी से हम एकदम अलग हो चुके हैं। तो इसके अंदर एक परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ बीइंग डिटैच फ्रॉम वन सेल्फ होता है, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि खुद से मैं बिल्कुल अलग हो चुकी हूँ, मैं खुद को ऑब्जर्व एज थर्ड पर्सन कर रही हूँ। अगर मैं अपने हाथ पैर देख रही हूँ तो वो बिल्कुल क्लाउडी और वेग और ड्रीम लाइक दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बस अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ और कोई और ही मेरी जगह एक्ट कर रहा है, तो दैट इज डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। अब इन तीनों के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स इंक्लूड मेमोरी गैप्स। मेमोरी गैप्स मतलब उनको किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की या पास्ट इवेंट की मेमोरी याद नहीं आएगी। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, एक और दूसरी आइडेंटिटी में कन्फ्यूज हो जाएंगे वो और खुद से डिटैच फील करेंगे। सडनली उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट पर्सन की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो दिस वाज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। ये केस स्टडी है। केस स्टडी में लिखा है कि 35 ईयर ओल्ड वुमेन थी और उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि उसकी मेमोरी में गैप आ रहा है, उसको चीज़ें याद नहीं आ रही, मतलब उसको सुबह उठी होगी, दोपहर और शाम हो गई और उसको दोपहर का कुछ याद ही नहीं आ रहा।
पूरे दिन में क्या हुआ उसको याद ही नहीं आ रहा। तो उसकी फैमिली ने ये चीज़ नोटिस की और रिपोर्ट की, और जब उसको डायग्नोसिस के लिए लेकर गए तो उसको आया कि इसके अंदर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है एक चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से। और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में के अंदर दो आइडेंटिटीज़ हैं, और जब एक आइडेंटिटी एक्टिव होती है तो दूसरी आइडेंटिटी के बारे में वो सब कुछ भूल जाती है, इसलिए मेमोरी गैप्स हैं। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। DID, जिसको हम फॉर्मली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते थे, इसके अंदर दो से ज़्यादा पर्सनालिटीज़ होती हैं और उनका सबका अपना अलग अलग तरीका होता है वर्ल्ड से डील करने का। ठीक है, सिम्टम में हो जाएगा मेमोरी लॉस, सेंस ऑफ सेल्फ खत्म हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस में अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट। अब जैसे मैं हूँ और मेरे अंदर दूसरी आइडेंटिटी मान लो किसकी है, कपिल देव की है, ठीक है, तो मेरा वे ऑफ स्पीकिंग और उनका वे ऑफ स्पीकिंग काफ़ी डिफरेंट होगा। जब मेरी पर्सनैलिटी डोमिनेंट है तो अपने तरीके से बिहेव करूँगी, अपने तरीके से बोलूँगी, जब उनकी पर्सनैलिटी डोमिनेंट है तो वो उनके तरीके से बोलेंगे, है ना। तो बिहेवियर चेंज, स्पीच चेंज हो जाएगा। मेमोरी लैप्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं, सडन पर्सनैलिटी शिफ्ट्स होते हैं, खुद से डिटैच रह जाते हैं और उनको वॉइसेस वगैरह सुनाई देने लग जाती है। एमनेशिया में मेमोरी उनकी धीरे धीरे लूज होने लग जाती है। अब इसके टाइप्स हैं जो कि तुम्हारी बुक के अंदर नहीं है। वैसे सेलेक्टिव एमनेशिया होता है कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसको याद नहीं आ रहा। जनरलाइज एंजाइटी होती है कि जनरलाइज एमनेशिया होता है मतलब पूरी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री ही भूल गया वो अपनी। सिस्टमैटिक एमनेशिया होता है मतलब एक कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन भूल गया कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भूल गया। और कॉन्टिन्यूस एमनेशिया मतलब ऑनगोइंग मेमोरी लॉस, आगे की उसकी कोई मेमोरी बनेगी ही नहीं। तो वो हो गया कॉन्टिन्यूस एमनेशिया। कहाँ गया, हाँ, कॉन्टिन्यूस एमनेशिया। ठीक है, फिर है हमारा डिपर्सनलाइजेशन। डिपर्सनलाइजेशन इज फीलिंग ऑफ डिस्कनेक्शन या ड्रीम लाइक स्टेट। हमें लगेगा कि हम एज एन आउटसाइडर अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस और ट्रॉमा के केस में होता है, कई बार सब्सटेंस अब्यूज के केस में भी ये हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ तक हमारे ये छोटे 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 डिसऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। अब हमारा आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर हम कैटेगराइज करें तो ये मूड डिसऑर्डर का एक टाइप है। मूड डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा मूड सिवियरली इम्पैक्ट होता है, हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डिप्रेशन इज मेजर डीडी MDD मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन का ही एक टाइप है। डिप्रेशन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसके फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं। सीजनल डिप्रेशन हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, माइनर डिप्रेशन हो गया, मेजर डिप्रेशन हो गया। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज। मतलब एक तो क्या है, एक पीरियड तक उसका डिप्रेस्ड मूड है, उसका चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसको वो पहले एंजॉय करता था उसमें उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। तो ये हमारा MDD हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, हाँ यहाँ भी लिखी है, इसको भी पढ़ सकते हो। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है उसका बॉडी वेट चेंज होता है। बॉडी वेट में भी तुम्हारा बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 5% ऑफ बॉडी वेट टू 15% ऑफ बॉडी वेट डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। तो बॉडी वेट चेंज होता है। दूसरा, कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा सोएगा, बिल्कुल भी नहीं सोएगा। टायर्डनेस, हमेशा थका लगेगा, टायर्डनेस फील होगी। एबिलिटी टू थिंक, वो कुछ सोच नहीं पाएंगे या कुछ कोहेरेंट नहीं सोच पाएंगे, सोचेंगे तो बहुत बट कुछ प्रोडक्टिव नहीं सोच पाएंगे। एजिटेशन मतलब हमेशा घबराहट होगी। बिहेवियर जनरली बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। डेथ के थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक्सेसिव गिल्ट फील होता है। एक्सेसिव गिल्ट मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम नॉट केपेबल। उसके बाद वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है। इसके अलावा वो इंसान हेल्पलेस फील करता है। ठीक है, हेल्पलेस के साथ होपलेस फील करता है। तो हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। ठीक है, तो ये हमारे सिम्टम्स हो गए। अब ये जो डिसऑर्डर है, जो हमारा डिप्रेशन है, उसके प्री डिस्पोजिशन क्या क्या है? प्री डिस्पोजिशन मतलब वो फैक्टर जो किसी को मोर ससेप्टेबल बनाते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं। तो नंबर 1 हो गया हमारा जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर या हेरिडिटरी, अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन रन कर रहा है तो उसको डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उसकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रेसफुल होगा तो चांसेस आर कि दे विल डेवलप डिप्रेशन। एज भी एक रिस्क होता है, एज इज ऑल्सो फैक्टर। दूसरा है विमेन, विमेन ज़्यादा रिस्क पे होती हैं कंपेयर टू मैन।
और मेन जो होते हैं वो मिडिल एज में चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं, वुमेन के यंगर एज में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स। जेंडर हमने कर ही लिया कि जेंडर ज़्यादा, women आर मोर ससेप्टेबल टू डिप्रेशन। अदर रिस्क फैक्टर में नेगेटिव लाइफ इवेंट, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेसर आ रहे हैं, तो वो भी उसकी लाइफ में डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट इज अनदर एग्जाम्पल। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो कितने पढ़ लिए हमने? फर्स्ट जेनेटिक, दूसरा हमारा आ गया कि एज, तीसरा हमारा आ गया जेंडर, चौथा हमारा आ गया नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक्स अ पर्सन ससेप्टेबल टू डिप्रेशन या दैट प्रीडिस्पोजेस अ पर्सन टू डिप्रेशन। प्रीडिस्पोजिशन हमने डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। डायथीसिस मतलब दो फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनकी इंट्रैक्शन की वजह डिसऑर्डर होता है। अब दिस